बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम जिस अध्याय का अध्ययन करेंगे उसका नाम है समाज। आज हम समाज का अर्थ समझेंगे और इसकी विशेषताएं भी देखेंगे। सबसे पहले हम समाज का अर्थ समझते हैं और इनकी परिभाषाओं को भी जानते हैं। समाजशास्त्र की सबसे प्रमुख आधारभूत प्राथमिक अवधारणा है। समाजशास्त्र समाज का ही अध्ययन है। समाजशास्त्र के अध्ययन में समाज की अवधारणा का स्पष्टीकरण अत्यंत ही आवश्यक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह जन्म से ही सामाजिक नहीं होता। जन्म के समय तो उसमें सामाजिक होने की क्षमता मात्र रहती है, परंतु उस क्षमता का विकास समाज में ही होता है। सामाजिक अनुभव एवं ज्ञान मनुष्य को सामाजिक बनाते हैं। इसलिए स्पष्ट है बच्चों कि मनुष्य को सामाजिक बनाने का महत्वपूर्ण कार्य समाज ही करता है। समाजशास्त्र में समाज शब्द का दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है, एक संकुचित अर्थ में और दूसरा विस्तृत अर्थ में। संकुचित अर्थ में वह किसी विशिष्ट व्यक्तियों के समूह के रूप में प्रायोगित होता है तथा विस्तृत अर्थ में उसका भावात्मक रूप में प्रयोग किया जाता है। विस्तृत अर्थों में वह व्यक्तियों के समूह का बोध नहीं देता। विस्तृत अर्थ में समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था या सामाजिक संबंधों के जाल में प्रायोगित होता है। जैसा हमने समाजशास्त्र की परिभाषा में भी मैकाइवर पेज ने परिभाषा हमें दी थी ना कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, तो यह विस्तृत अर्थों में ही समाज का बोध कराता है। यहाँ हम आज दोनों ही अर्थों में समाज की परिभाषा को समझते हैं। पहली परिभाषा है मैकाइवर एवं पेज की। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज व्यवहारों और प्रणालियों की, अधिकार व पारस्परिक सहयोग की, अनेक समूहों और भागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों और स्वाधीनताओं की व्यवस्था है। इसी हमेशा परिवर्तनशील एवं जटिल प्रणाली को हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है। बच्चों, इस परिभाषा में समाज से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला गया है। आइए हम कुछ बातें जानते भी हैं। पहला बात जो कही है मैकाइवर पेज ने वह है यह व्यवहारों व प्रणालियों की व्यवस्था है ना। तो व्यवहारों और प्रणालियों से तात्पर्य प्रथाओं, परंपराओं, आदतों से है। ये भोजन, कपड़ा, विवाह, त्योहारों, शिक्षा, स्तुतियों आदि से संबंधित है। इन सब के बारे में निश्चित नियम हैं। मानवीय व्यवहार इन्हीं व्यवहारों व प्रणालियों से संबंधित प्रथाओं व परंपराओं से संचालित होते हैं। व्यवहारों एवं प्रणालियों को हम रीति रिवाजों के नाम से पुकार सकते हैं। बिना रीति रिवाजों के कोई समाज नहीं होता। इन्हीं रीतियों के अनुरूप समाज के सदस्यों को व्यवहार करना पड़ता है। अवश्य ही समय एवं परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ रीतियों एवं तदनुसार व्यवहारों में भी परिवर्तन होता है। दूसरी जो बात मैकाइवर पेज ने कही है वो है अधिकारिता। समाज में अधिकारियों की प्रणाली भी पाई जाती है। पिता जो परिवार का मुखिया होता है, सरपंच जो ग्राम पंचायतों का प्रमुख होता है, राजा जो किसी राज्य का प्रमुख होता है, इन सब के पास कुछ अधिकार होते हैं। मैक्स वेबर ने तो यह भी कहा है कि अधिकारिता भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। जैसे वैधानिक अधिकारिता, जैसे चुना हुआ मंत्री है ना, या प्रधानमंत्री। परंपरागत अधिकारिता, जैसे संयुक्त परिवार का मुखिया। और अनुग्रहात्मक या उपहारात्मक अधिकारिता, जैसे एक धार्मिक शासक। अधिकारिता प्रणाली का टूटना किसी भी समाज के लिए भयप्रद होता है। यह कहा जाता है कि माता पिता शिक्षक के अधिकार कम होते जा रहे हैं, इसलिए कई सारी विघटनकारी शक्तियां अब समाज में प्रवेश कर रही हैं। तीसरी जो बात हमारे मैकाइवर पेज ने कही है वह है पारस्परिक सहयोग। समाज में व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंधों की प्रणाली भी पाई जाती है। यह पारस्परिक आश्रितता, आदान प्रदान पर निर्भर है। समाज में सहयोग व पारस्परिक सहायता की व्यवस्था पाई जाती है। सहयोग एवं पारस्परिक सहायता के बिना किसी भी समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। समाज के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों का आधार उनके पारस्परिक सहयोग की प्रणाली ही है।
समाज में समूह व उपसमूह भी पाए जाते हैं, जैसे परिवार, समुदाय, समितियां, जातियां, वर्ग, धर्म, प्रजातियां आदि। फिर एक और जो विशेषता बताई है वो है नियंत्रण। मानव व्यवहार के नियंत्रण की व्यवस्था के अंतर्गत दोनों प्रकार के नियंत्रण अर्थात औपचारिक व अनौपचारिक, जैसे कानून, आदर्श, नियम, प्रथाएं आदि आते हैं। अशिक्षित समाजों में अनौपचारिक नियंत्रण महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षित समाजों में औपचारिक नियंत्रण जैसे राज्य के या नगर निगम के विधान, नियम आदि महत्वपूर्ण होते हैं। समाज में मानव व्यवहार पर राजनीतिक व धार्मिक संस्थाओं का अधिक नियंत्रण रहता है। और जो विशेषताएं मैकाइवरम पेज ने बताई है वो है स्वतंत्रता। समाज में नियंत्रण के साथ ही स्वतंत्रता भी पाई जाती है। संबंधों की जटिल व्यवस्था, व्यवहारों व प्रणालियों, अधिकारों, नियंत्रणों व स्वतंत्रताओं की ये सारी व्यवस्था जटिल है। ये सब परस्पर संबंधित हैं। इनसे उत्पन्न मानवीय संबंधों व व्यवहारों के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। और जो लास्ट विशेषता बताई है वो है सतत परिवर्तनशीलता। समाज व उसमें व्याप्त संबंधों की व्यवस्था स्थिर नहीं है, वह परिवर्तनशील है। हमेशा परिवर्तन होता रहता है। जो समाज अभी है वो पहले नहीं था और जो अभी है वो आगे ऐसा ही रहेगा, यह निश्चित नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैकाइवरम पेज द्वारा दी गई समाज की परिभाषा विस्तृत व बहुत उपयोगी है। यह समाज के विस्तृत अर्थ एवं अमूर्त स्वरूप की परिभाषा है। जो दूसरी परिभाषा हम देखते हैं वो है फेयरचाइल्ड की परिभाषा। फेयरचाइल्ड के अनुसार समाज मनुष्यों का एक समूह है जो कई हितों की पूर्ति के लिए परस्पर सहयोग करते हैं, अनिवार्य रूप से स्वयं को बनाए रखने व स्वयं की निरंतरता के लिए। फेयरचाइल्ड की परिभाषा समाज के संकुचित अर्थ की परिभाषा है। इस परिभाषा के अनुसार समाज ऐसे कुछ मनुष्यों का एक समूह है जो अपने सामान्य हितों की पूर्ति के लिए परस्पर सहयोग करते हैं। फेयरचाइल्ड ने समाज के संबंध में दो महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। एक तो यह कि समाज का एक विशिष्ट क्षेत्र होता है तथा दूसरी यह कि समाज का एक कार्यात्मक समूह है। इस प्रकार समाज को एक विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित करने से भी स्पष्ट होता है कि फेयरचाइल्ड का अर्थ एक समाज के रूप में करना चाहते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले समाज के जब अर्थ समझा रही थी उसमें मैंने बताया था आपको बच्चों कि समाज के दो अर्थ रहते हैं, एक संकुचित अर्थ में और दूसरा विस्तृत अर्थ में। तो संकुचित अर्थ में अगर हम बात करें तो इस तरह है हिंदू समाज, आर्य समाज, गुजराती समाज, मारवाड़ी समाज, ये संकुचित अर्थ में इसका प्रयोग होता है समाज का। और दूसरा विस्तृत अर्थ में जब हम एक व्यवस्था के रूप में समाज को देखते हैं या एक जाल के रूप में समाज को देखते हैं तो हम समाज का विस्तृत अर्थ में अध्ययन कर रहे होते हैं। तो इस तरह फेयरचाइल्ड की जो परिभाषा है वो एक समाज को ज़्यादा परिभाषित करती है, जबकि मैकाइवरम पेज की जो परिभाषा है वह विस्तृत समाज को जो है बताती है। एक और परिभाषा हम चलते चलते देखते हैं वो है र्यूटर की परिभाषा। र्यूटर ने लिखा है समाज एक अमूर्त शब्द है जिससे समूह के सदस्यों के मध्य एवं समूह एवं सदस्यों के मध्य पाए जाने वाले अंतर संबंधों का बोध होता है। र्यूटर की यह परिभाषा बहुत सरल है तथा स्पष्ट करती है कि समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था को समाज कहते हैं। दूसरे शब्दों में समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था या सामाजिक संबंधों का जाल है। तो बच्चों मैं समझती हूँ कि आपको समाज का अर्थ और समाज की जो परिभाषाएं हैं विस्तृत अर्थ में और संकुचित अर्थ में यह समझ में आई होंगी। अब हम और आगे चलते हैं और जानते हैं समाज की विशेषताओं को। समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। सामाजिक संबंधों की प्रकृति के अनुरूप ही समाज की अपनी कुछ विशेषताएं प्रकट होती हैं। सामान्य रूप से समाज की कुछ प्रमुख विशेषताएं जो हम जानते हैं वो है सबसे पहला प्राणियों का समूह। प्राणियों के समूह का अर्थ है जीवित प्राणियों का समूह। जहाँ जीवन होगा वहाँ समाज की स्थापना होगी। समाज केवल मनुष्यों में ही नहीं पाया जाता बच्चों, बल्कि कई सारे प्राणियों में भी पाया जाता है।
जैसे चींटियों का, मधुमक्खियों का, टिड्डियों का, ये सब समाज में ही रहते हैं। ये सब भी प्राणी ही हैं। पर जब हम समाज का तात्पर्य मानव समाज से लें तब हम जीवित प्राणियों का अर्थ व्यक्तियों के समूह से ले सकते हैं। जीवन समाज का एक आवश्यक तत्व है कि बिना जीवन के सामाजिक संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते। दूसरा है पारस्परिक जागरूकता। केवल जीवन या व्यक्तियों के समूह से ही समाज का निर्माण नहीं होता, इसलिए यह कहा जाता है कि समाज का तात्पर्य व्यक्तियों के समूह से नहीं है। समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। सामाजिक संबंधों के लिए एक मानसिक दशा का निर्माण होना आवश्यक है। यह मानसिक दशा है पारस्परिक जागरूकता। पारस्परिक जागरूकता का अर्थ है एक दूसरे के प्रति रुचि। यह रुचि ही सामाजिक संबंधों का निर्माण करती है और परस्पर संबद्धता की स्थिति पैदा करती है। यह चेतनता अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्यों में अधिक पाई जाती है। इस प्रकार समाज के लिए दो आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, जीवन व पारस्परिक जागरूकता। फिर है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। बेकायरम पेज ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है बच्चों। इस कथन को स्पष्ट समझने के लिए हमें सामाजिक संबंधों का अर्थ और फिर से जानना होगा। संबंध साधारणतः दो प्रकार के होते हैं। भौतिक संबंध जैसे टेबल और कुर्सी का संबंध, चाक बोर्ड का संबंध। दो अचेतन या अजीवित वस्तुओं का संबंध भौतिक संबंध कहलाता है। इसके विपरीत दो चेतन या जीवित प्राणियों के बीच के संबंध सामाजिक संबंध कहलाते हैं। सामाजिक संबंध कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पारिवारिक, मित्रता के, पड़ोस, आर्थिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक। ये सब संबंध जो हैं वो चेतन प्राणियों के संबंध में उत्पन्न होते हैं। चौथी जो बात है, समाज में सहयोग व संघर्ष दोनों पाया जाता है। समाज में सहयोग भी होता है और संघर्ष भी होता है। वैसे सहयोग व संघर्ष दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रतिक्रियाएं हैं, परंतु दोनों ही समाज के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। कोई भी समाज ऐसा नहीं जिसमें केवल सहयोग हो और कोई भी समाज ऐसा नहीं जिसमें केवल संघर्ष हो और सहयोग बिल्कुल ना हो। इस प्रकार कोई भी समाज ऐसा नहीं है कि केवल संघर्ष हो या सहयोग हो। तो सहयोग और संघर्ष दोनों साथ साथ चलने वाली प्रतिक्रियाएं हैं जो समाज में साथ साथ चलती हैं। सहयोग समाज का मुख्य एवं आवश्यक तत्व है। बिना सहयोग के किसी भी समाज के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। समाज में दो प्रकार के सहयोग पाए जाते हैं बच्चों। एक होता है प्रत्यक्ष सहयोग जो हमें दिखाई देता है, और दूसरा अप्रत्यक्ष सहयोग जो हमें दिखाई नहीं देता है। समाज में संघर्ष भी रहता है। सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते, सभी के हित एक समान नहीं होते। हितों की यह भिन्नता समाज में संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारक है। सबके अपने अपने हित होते हैं। जब दो व्यक्तियों या दो समूहों के हितों में टकराहट की स्थिति उत्पन्न होती है तो संघर्ष होता है। इसलिए समाज संघर्ष और सहयोग की व्यवस्था है। समाज में समानता और भिन्नता भी पाई जाती है। समाज में समानता भी पाई जाती है और भिन्नता भी पाई जाती है। जिस प्रकार सहयोग व संघर्ष दो विपरीत प्रतिक्रियाएं होते हुए भी समाज में समाज के लिए आवश्यक तत्व के रूप में विद्यमान है, उसी प्रकार समानता व भिन्नता भी दो विपरीत लक्षण होते हुए समाज की आवश्यक विशेषताओं के रूप में विद्यमान रहते हैं। सामाजिक संबंधों के लिए सजातीयता की चेतना आवश्यक है। इसी चेतना के कारण पारस्परिक सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है और सामाजिक संबंधों के समग्र को ही हम समाज कहते हैं। समाज में विभिन्नता भी पाई जाती हैं। यह भिन्नता स्वयं समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। प्राकृतिक रूप से ही सृष्टि के निर्माता ने मानव प्राणियों में भिन्नता का निर्माण किया है। समस्त मानव जाति दो लिंगों में विभक्त है, एक पुरुष और एक स्त्री। इन दोनों की भिन्नता पर ही समाज टिका हुआ है। यदि समाज में सभी पुरुष हों या सभी स्त्रियां हों तो समाज की निरंतरता समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार योग्यता में भी सभी व्यक्ति एक समान होंगे तो भी कोई रुचि नहीं रह जाएगी। सभी व्यक्तियों के व्यवहार अगर एक जैसे होंगे तो भी कोई कुछ रुचि नहीं रहेगी। यही कारण है कि समाज में विभिन्न प्रकार के फैशन प्रचलन में आते हैं। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है। विभिन्न प्रकार की राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक गतिविधियां चलती रहती हैं।
सभी व्यक्तियों की स्थिति एक जैसी नहीं होती। स्थितियों की विभिन्नता के अनुसार ही व्यक्तियों के कार्यों में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। समाज में पाई जाने वाली यह विभिन्नता सामाजिक व्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी विभिन्नता पर संस्कृति एवं सभ्यता का विकास आधारित है। स्पष्ट है बच्चों कि समाज में समानता व विभिन्नता दोनों ही पाई जाती है। न तो अकेली समानता ही समाज का निर्माण कर सकती है और न ही अकेली विभिन्नता समाज का निर्माण कर सकती है। समाज के निर्माण में दोनों ही एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। समाज के लिए दोनों ही आवश्यक हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। फिर भी समाज की व्यवस्था में समानता का महत्व भिन्नता से अधिक है। मैकाई और एम्पेज ने ठीक ही लिखा है, सामाजिक संगठन की विभिन्नताओं के पूर्व मानवीय आवश्यकताओं की समानता आवश्यक है। इन्हीं समान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति भिन्न भिन्न कार्य करते रहते हैं। अब एक विशेषता और हमें देखने को मिलती है कि समाज में अन्यों आश्रितता पाई जाती है। अन्यों आश्रितता का मतलब होता है दूसरों पर निर्भर रहना। समाज का निर्माण करने वाली इकाइयाँ अर्थात व्यक्ति परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। व्यक्ति स्वयं अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता, उसे समाज के अन्य लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस सामाजिक अन्यों आश्रितता की आवश्यकता व्यक्ति को अपने जन्म से ही हो जाती है और वह जीवन पर्यंत चलती रहती है। अगली जो विशेषता है वो है समाज अमूर्त है। विस्तृत अर्थ की अगर हम बात करें तो हमें समाज सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में दिखता है। संबंधों की संपूर्ण व्यवस्था जाल के रूप में होती है। सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, उन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता। इसलिए अमूर्त सामाजिक संबंधों के समग्र से निर्मित समाज भी अमूर्त हैं। समाज की अमूर्त प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए र्यूटर ने लिखा भी था कि जिस प्रकार जीवन एक वस्तु नहीं वरन जीवित रहने की एक प्रक्रिया है, उसी प्रकार समाज भी एक वस्तु नहीं वरन संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। इस प्रकार एक ही प्रक्रिया के रूप में भी समाज अमूर्त है। चलते चलते जो लास्ट विशेषता है कि समाज परिवर्तनशील एवं जटिलशील प्रणाली है, इसे भी हम समझ लें बच्चों। समाज में प्रत्येक क्षण परिवर्तन होते रहते हैं। आदिम समाज और वर्तमान सभ्य समाज में बहुत अंतर है। यह अंतर परिवर्तनों का ही परिणाम है। विभिन्न प्रकार के कारक सामाजिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी हैं। जैविकीय, भौगोलिक, सांस्कृतिक, तकनीकी आदि विभिन्न कारक सामाजिक परिवर्तन लाते हैं। आज से 2 दशकों के पूर्व जो समाज था वह आज नहीं है और आज जो समाज है आने वाले दशकों में वह नहीं होगा। एक समय था जब भारत में जाति प्रथा के नियम अत्यधिक कठोर थे। विभिन्न कारकों के प्रभाव से जाति प्रथा के नियमों का पालन अब उतनी कठोरता से नहीं होता। एक समय था जब संयुक्त परिवार भारत के सांस्कृतिक प्रतिमान थे, परंतु अब संयुक्त परिवारों का स्थान एकाकी परिवार लेते जा रहे हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि समाज में, उसके संगठनों में, संस्कृति में, सामाजिक संबंधों आदि में परिवर्तन होते रहते हैं। तो आज हमने बच्चों समाज क्या है इसे जाना, समाज की परिभाषाएं देखी और समाज की जो विशेषताएं हैं उन्हें भी हमने पढ़ा। आशा करती हूँ कि आपको यह सब विशेषताएं और अर्थ परिभाषा समझ में आई होंगी। फिर मिलते हैं बच्चों, नमस्कार।